हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है और आज हम कैपिटल बजटिंग के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स, उनका मीनिंग क्या होता है, कैपिटल बजटिंग का क्या मीनिंग होता है, क्यों ये इम्पॉर्टेंट होती है बिजनेस के लिए, ये सब चीज़ें हमने लास्ट के लेक्चर में देखी थी। आज के इस लेक्चर में हम ARR मेथड जो है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू मैं आपको बता दूंगी, नाम बता दूंगी कि कौन कौन सी इवैल्यूएशन टेक्निक्स होती हैं और फिर ARR जो मेथड है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, मेरिट डीमेरिट, ये सब हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कैपिटल बजटिंग का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था कि किन फिक्स्ड एसेट में बिजनेस को इन्वेस्ट करना है, ये डिसाइड करना क्या होता है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता है। तो जब भी आप फिक्स्ड एसेट को इवैल्यूएट करते हो, इवैल्यूएट करने का मतलब है कि आप ये डिसाइड करते हो कि इसके अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। किसी भी चीज़ की मेरिट्स डीमेरिट्स देखना इवैल्यूएशन होता है। तो किन बेसिस पे हम कोई प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करेंगे, तो उसके अंदर आपके पास दो तरह की टेक्निक होती है। एक है ट्रेडिशनल टेक्निक, दूसरी है टाइम एडजस्टेड या डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। ठीक है, अब इसके अंदर जो ये ट्रेडिशनल टेक्निक है ना, इसमें आपको कोई भी डिस्काउंटिंग वाली चीज़ यूज़ नहीं होगी। डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग हमने पहले किया था कि प्रेजेंट वैल्यू जिसमें हम निकालते हैं फ्यूचर वैल्यू से, उस टेक्निक को हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक। ठीक है, तो डिस्काउंटिंग टेक्निक यूज़ नहीं होती है इन मेथड्स के अंदर। इसमें आपके दो मेथड आते हैं, एक तो ARR मेथड जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और दूसरा पे बैक पीरियड मेथड। ठीक है, दूसरी तरफ होती है आपकी डिस्काउंटेड कैश फ्लो या टाइम एडजस्टेड टेक्निक्स। ये कौन सी टेक्निक्स होती है जिसमें हम डिस्काउंटिंग वैल्यू यूज़ करेंगे। तो जब ये मेथड हम करेंगे, ये तीन मेथड इसके अंदर आते हैं, NPV मेथड, IRR मेथड, PI मेथड। नाम देख के बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सो बेसिकली आप ये समझ गए कि दो तरीके से हम टेक्निक्स को डिवाइड करते हैं। ट्रेडिशनल टेक्निक हम पहले कवर करने वाले हैं और इसमें कोई भी डिस्काउंटिंग वाली चीज़ यूज़ नहीं होगी। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। अब देखिए, आज हम जो करने वाले हैं दैट इज़ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड के अंदर क्या होता है, इसको हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी बोलते हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसका दूसरा नाम है ये अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड होता है और कैश फ्लो के ऊपर बेस्ड नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये एकमात्र ऐसा मेथड है, जो भी मेथड हम डिस्कस करेंगे उसमें से इकलौता मेथड है जो कि अकाउंटिंग प्रॉफिट्स के ऊपर बेस्ड है। यानी अकाउंटिंग प्रॉफिट्स के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि कोई भी प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड में हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, उसका ये फॉर्मूला होता है। यानी कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपको इवैल्यूएट करना है इस मेथड के अकॉर्डिंग, तो उसमें आप क्या निकालते हो, उस प्रोजेक्ट की अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करते हो। और वो कैसे कैलकुलेट होती है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट ओवर लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। ये कैसे निकलेगा वो मैं आपको बता दूंगी। इंटू 100 करते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि इंटू 100 करने का मतलब है कि ये जो रेट ऑफ रिटर्न आएगी आपकी, जो ARR आएगी, ये परसेंटेज फॉर्मेट में आएगी। लाइक 8%, 10%, 15%, इस तरह से आपका परसेंटेज फॉर्मेट में अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आएगी। ये चीज़ आपको क्लियर है, इसलिए हमने इंटू 100 लगाया है। अब ये देखो, जो एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो क्या है। देखो, जो भी मैंने आपको कहा था कि अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड है, तो अकाउंट्स में कौन से प्रॉफिट हम शो करते हैं, टैक्स निकालने के बाद जो प्रॉफिट होता है दैट इज़ अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम वही प्रॉफिट लेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाले। ठीक है, अब आपको एवरेज एनुअल निकालना है। इसका मतलब क्या है कि मान लो आपको 5 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो 5 सालों के अलग अलग प्रॉफिट दिए हुए हैं, उनको ऐड करो और डिवाइडेड बाय 5 कर दो। अगर 2 साल के दिए हुए हैं तो 2 साल के प्रॉफिट्स को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ठीक है, ऐसे ही एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ये जो एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकालना है, इसका फॉर्मूला ये रहेगा, सम ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, यानी जितने भी सालों के प्रॉफिट आपको दिए हुए हैं उनको ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय कर दो नंबर ऑफ ईयर्स से।
ठीक है, इसको हम न्यूमेरिकल करेंगे तो और समझ आ जाएगा आपको। देन उसके बाद देखो ये तो आ गया आपका एवरेज एनुअल प्रॉफिट। अब बात करते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकाली जाएगी। देखो एवरेज इन्वेस्टमेंट को आप ऐसे समझिए, एवरेज इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि ऑन एन एवरेज इतना पैसा आपके प्रोजेक्ट में लगा हुआ है। जैसे कि मान लो ये एक प्रोजेक्ट है, इसकी कॉस्ट है मान लो 5 लाख रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 5 लाख लगाया और ये मान लो 5 साल चला और उसके बाद इसकी वैल्यू मान लेते हैं एक बार 0 हो गई, ठीक है। तो अब ये अगर मिड पॉइंट मानूँ मैं तो यहाँ पे 2.5 लाख रुपए मैं मान सकती हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 2.5 लाख रुपए थी। तो इस ड्यूरेशन के अंदर क्या था कि 5 लाख से यानी 2.5 लाख से ज़्यादा रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। इस टाइम पीरियड के बाद की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो मेरी प्रोजेक्ट थी उसकी वैल्यू 2.5 लाख से कम थी, ठीक है, कम हो जाएगी ना। इसके बाद मिड पॉइंट के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे आपने कोई एसेट परचेज़ की है, शुरू में 5 लाख की परचेज़ की, जैसे जैसे आप उसको यूज़ करते जाओगे वैसे वैसे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो मिड पॉइंट पे मैं मान लेती हूँ कि उसकी वैल्यू होगी 2.5 लाख रुपए। अब उसके बाद इसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, यानी मैं ये कह सकती हूँ कि इतना जो टाइम पीरियड है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसमें कंपनी ने 2.5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है और इसके बाद वाला जो है इसमें 2.5 लाख से कम इन्वेस्ट कर रखा है। तो अगर मैं एवरेज इन्वेस्टमेंट लेना चाहूँ तो मैं 2.5 लाख कह सकती हूँ कि ऑन एन एवरेज 2.5 लाख रुपीज़ बिजनेस ने इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। यानी एवरेज इन्वेस्टमेंट आप कैसे कैलकुलेट करते हो, नेट इन्वेस्टमेंट को 2 से डिवाइड कर देते हो। नेट इन्वेस्टमेंट कितनी थी यहाँ 5 लाख रुपए, 5 लाख को 2 से डिवाइड कर दिया तो 2.5 लाख रुपए आ गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि एक्चुअल में हम क्या मान के चलते हैं, इसमें स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन को अज्यूम करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, देखो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन अगर आपने पढ़ा है तो इसमें क्या होता है कि डेप्रिसिएशन हम हर साल बराबर लगाते हैं। लाइक ये 5 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है और 5 साल के लिए चलने वाला है, तो हर साल 1-1 लाख रुपए हम इसमें से माइनस करते रहेंगे। तो पहले साल शुरुआत में वैल्यू जो है वो 5 लाख है जैसे, उसके बाद अगले साल कितनी हो जाएगी, अगले साल के स्टार्टिंग में 4 लाख, फिर 3 लाख, 2 लाख, ऐसे बच जाएगी वैल्यू, ठीक है। और लास्ट में ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ये केस होता है। तो इसमें क्या है, ये स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन का केस है कि हर साल हम बराबर अमाउंट से डिक्लाइन मानते हैं। इसलिए मैं ये मान सकती हूँ कि जो मिड पॉइंट है उसको मैं एवरेज इन्वेस्टमेंट मान सकती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो बराबर कम हो रही है, हर साल बराबर वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। तो जो मिड पॉइंट है वहाँ पे इसकी वैल्यू 2.5 लाख रुपए है, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट मैं 2.5 लाख रुपए मान सकती हूँ, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और पता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर अगर आपको सेल्वेज वैल्यू दी हो, सेल्वेज वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू दी हो, यानी आपका जो मशीनरी है, जैसे ये मशीन है, मान लो आपने 5 लाख में परचेज़ की और इसकी सेल्वेज वैल्यू है मान लो 1 लाख रुपए। इसका मतलब क्या है कि आप डेप्रिसिएशन जब लगाओगे तो 4 लाख रुपए के ऊपर ही आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, 5 लाख माइनस 1 लाख, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए कि स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन जब हम लगाते हैं तो उसमें सेल्वेज वैल्यू को माइनस कर देते हैं और उसके बाद जो वैल्यू बचती है, यानी देखो एक मशीन है, ये 1 लाख रुपए की तो लास्ट में बच ही जाएगी ना, तो आप डेप्रिसिएशन कितने पे लगाओगे, 4 लाख पे लगाओगे, ठीक है। हर साल, अब आप मान लो 5 साल ये चलने वाला है तो हर साल 80,000 रुपये आप डेप्रिसिएशन लगाओगे इसके ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगी, देखो अगर आपको कोई सेल्वेज वैल्यू नहीं दी है तो सीधा है कि 5 लाख था मान लो शुरू की वैल्यू, तो 5 लाख का आधा कर दिया। लेकिन अगर आपको सेल्वेज वैल्यू दी गई है तो आप समझिए कि कैसे वर्क करेगा ये। एक मिनट देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ पे आपने 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए, यहाँ पे इसकी सेल्वेज वैल्यू मान लेते हैं हम 1 लाख रुपए हैं। अब मुझे ये बताओ, आपने शुरू में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, आपको ईयर के एंड में 1 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी जो नेट इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ 4 लाख रुपीज़, ठीक है। ये हो गई, क्योंकि 5 लाख आपने शुरू में लगाए हैं, लास्ट में 1 लाख रुपए तो वापस मिल गए ना आपको। तो नेट इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी, 4 लाख रुपए, और 4 लाख का आपको आधा करना चाहिए। तो ये चीज़ तो यहाँ से आ गई कि 2 लाख रुपए तो हमारे ये हो गए, 4 लाख का हमने आधा कर दिया। अब देखो ये 1 लाख रुपए हमें एंड में मिले हैं, एट द एंड ऑफ द पीरियड मिले हैं। इसका मतलब ये 1 लाख रुपए थ्रू आउट द पीरियड इन्वेस्ट तो रहे हैं ना, ये 1 लाख रुपए हमारे थ्रू आउट द पीरियड इन्वेस्ट रहे हैं,
कि मतलब शुरू में हमने 1 लाख रुपए ये लगाए थे, ये एंड में हमें रियलाइज़ हो गए, लेकिन ये 1 लाख की इन्वेस्टमेंट बिजनेस ने कर रखी थी, राइट। बिजनेस का ये पैसा उस प्रोजेक्ट में लगा हुआ था, तो यानी ये 1 लाख रुपए जो है ये आपकी एवरेज इन्वेस्टमेंट में रहेगा। देखो, एवरेज इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि बिजनेस ने ऑन एन एवरेज कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है प्रोजेक्ट के अंदर, तो हम मिड पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो अब जैसे इस चीज़ की कैलकुलेशन तो बड़ी सिंपल है कि 5 लाख रुपए आपने लगाए, 1 लाख रुपए साल के एंड में आपको रियलाइज़ हो गए, 5 साल के एंड में, यानी आपने जो नेट इन्वेस्टमेंट करी थी वो तो 4 लाख रुपए थी, ठीक है, क्योंकि 1 लाख तो आपको वापस ही मिल गए, तो 4 लाख का तो आप हाफ कर दोगे, ठीक है, यानी 2 लाख रुपए आ गए। लेकिन अगर मैं इन्वेस्टमेंट टर्म की बात कर रही हूँ तो आप ये मान के चलो ये 1 लाख रुपए जो सेल्वेज वैल्यू है ये मैंने शुरू में लगाई थी प्रोजेक्ट के, और ये मुझे एंड में जाके रियलाइज़ हुई है, यानी ये 1 लाख रुपए मेरे प्रोजेक्ट में 5 साल के लिए लगे रहे, ठीक है। तो ये तो एज इट इज़ आएगा, तो सेल्वेज वैल्यू प्लस हाफ ऑफ इनिशियल कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, सेल्वेज वैल्यू और यहाँ पे माइनस है सेल्वेज वैल्यू, इस ब्रैकेट को खोलोगे तो माइनस हाफ ऑफ सेल्वेज वैल्यू आ जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी हाफ ऑफ इनिशियल कॉस्ट प्लस सेल्वेज वैल्यू। समझ गए ये कैसे हुआ है, सेल्वेज वैल्यू तो है ही आपके पास, प्लस इनिशियल कॉस्ट है, इस इनिशियल कॉस्ट को एज इट इज़ लिख दो, इसको हाफ, क्योंकि ये ब्रैकेट खोलेंगे तो हाफ हो जाएगा, और माइनस ब्रैकेट खोल दी तो हाफ सेल्वेज वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब फुल सेल्वेज वैल्यू में से हाफ सेल्वेज वैल्यू काट दी तो कितना बच गया, हाफ सेल्वेज वैल्यू बच गया ना, ठीक है, और हाफ ही क्या आपकी इनिशियल कॉस्ट, तो हाफ को मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, इनिशियल कॉस्ट प्लस सेल्वेज वैल्यू। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, अगर आप ये सारा प्रोसीजर नहीं भी याद रखने चाहते, ये फॉर्मूला आपको ज़रूर से ध्यान में रखना है कि हाफ ऑफ इनिशियल कॉस्ट प्लस सेल्वेज वैल्यू, ऐसे एवरेज इन्वेस्टमेंट बना है। ये बना कैसे है फॉर्मूला वो मैंने आपको समझा दिया है। आपको ये चीज़ देखनी है कि ऑन एन एवरेज आपके प्रोजेक्ट में कितना पैसा इन्वेस्टेड रहता है। तो सिंपल है, अगर सेल्वेज वैल्यू नहीं है तो सीधा हाफ कर दोगे, सेल्वेज वैल्यू है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। देखो, सेल्वेज वैल्यू है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 लाख रुपए तो आपका डेप्रिसिएशन में आया ही नहीं ना, ये तो फुल ईयर ऐसे का ऐसा रहा। जैसे मैं ये कहती हूँ कि अगर सेल्वेज वैल्यू इस प्रोजेक्ट की नहीं है, अगर मैं मान लूँ इस प्रोजेक्ट की सेल्वेज वैल्यू 0 है, तो जो 5 लाख रुपए मैंने लगाए वो लास्ट में 0 बचेंगे, यानी यहाँ पे मिड पॉइंट पे अगर मैं देखूँगी तो 2.5 लाख हो जाएगा इसका। लेकिन ये जो 1 लाख रुपए मैंने सेल्वेज वैल्यू अगर इस प्रोजेक्ट की है तो ये तो एंड तक एज इट इज़ बनी रहनी है, यानी ये पैसा तो परमानेंटली लगा ही लगा है बिजनेस में, तो इस वैल्यू को हम कंप्लीट काउंट करते हैं। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अगर फिर भी नहीं क्लियर है एक बार और सुन के देख लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला ज़रूर से याद रखना है, बिकॉज फॉर्मूला कैसे बनाए ये पेपर में नहीं आएगा, ये सिर्फ समझने के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट था। तो अब देखिए, इसमें 3 तरह के डिसीज़न हमने पहले डिस्कस किए थे, वो डिसीज़न मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे लिए जाते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बेसिस पे। पहला है एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीज़न, यानी आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया, आपको बताना है कि इसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, तो उस केस में आप इस प्रोजेक्ट की ARR निकालोगे और इस ARR को आप कट ऑफ रेट से कंपेयर करोगे। ये कट ऑफ रेट आपको पहले से दी होगी, ठीक है। अब मान लो आपकी कट ऑफ रेट है 10%, ठीक है, आप चाहते हो कि 10% ARR हो हमारे प्रोजेक्ट की, अगर 10% से ज़्यादा है तो उसको एक्सेप्ट कर लोगे और कम है तो उसको रिजेक्ट कर लोगे। कहने का मतलब है कि ज़्यादा ARR जो होती है वो बेटर ऑप्शन होता है। देन आता है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब A और B 2 मशीनें दे दी, इनमें से एक सिलेक्ट करनी है, ठीक है, एक ही सिलेक्ट करनी है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका ARR निकालो, इसका ARR निकालो, जिसका ज़्यादा हो वो सिलेक्ट कर लो, ठीक है। इसी तरह से कैपिटल रैशनिंग, यानी आपको रैंकिंग करनी है प्रोजेक्ट की। तो मान लो आपके पास 3 प्रोजेक्ट दिए हुए A, B और C, तो A का ARR निकाला 10% आया, B का मान लो 6% आया, C का 8% आया, तो आप रैंकिंग किस हिसाब से दोगे, सबसे पहले जिसकी सबसे ज़्यादा ARR है उसको प्रायोरिटी मिलेगी, देन दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी मिलेगी जिसकी उससे कम है, और तीसरे नंबर पे जिसकी उससे कम है। इस तरह से आपकी प्रायोरिटी सेट होगी, यानी सबसे पहले कंपनी A में प्रोजेक्ट A में पैसा लगाए, उसके बाद C में, उसके बाद B में, ठीक है। तो ये 3 तरह के डिसीजन कैसे लिए जाते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए, एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम ARR मेथड को समझने की कोशिश करते हैं।
प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई दो प्रोजेक्ट दिए हुए हैं। कॉस्ट दी हुई है दोनों की 60,000 और 80,000 रुपये। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट दिए हुए हैं ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 की। सेल्वेज वैल्यू आपको दी है, प्रोजेक्ट एक्स की 10,000 है, वाई की नील है। ठीक है, तो आपको ARR निकालना है। ARR का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था। सबसे पहले आप निकालो एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाले जाएंगे? प्रोजेक्ट एक्स के केस में देखिए, 3 सालों के प्रॉफिट आपको दिए हुए हैं 20,000, 5,000 और 20,000। इन तीनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 3 कर दो, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे। यही हमने यहाँ पे किया है। देखो 20,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 करेंगे तो 45,000 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 कर दिया तो ये 15,000 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से प्रोजेक्ट वाई का आप निकाल लीजिए। प्रोजेक्ट वाई आपको दिया हुआ है, यहाँ देखिए 40,000 और 10,000, तो 40,000 प्लस 10,000 50,000 डिवाइडेड बाय 2 होगा, क्योंकि 2 ही सालों के प्रॉफिट है इसमें। तो 40,000 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो ये 50,000 का हाफ आ गया 25,000। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालनी है। एवरेज इन्वेस्टमेंट देखो पहले प्रोजेक्ट एक्स की 60,000 तो कॉस्ट है, सेल्वेज वैल्यू है 10,000, तो कॉस्ट प्लस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो 60,000 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपका आंसर आ गया 35,000। प्रोजेक्ट वाई की निकालो, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट वाई लिख दीजिएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट वाई की एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालो तो 80,000 और सेल्वेज वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो मैंने बताया था सेल्वेज वैल्यू कुछ ना हो तो इसी का हाफ करना है। तो 80,000 का आप हाफ कर दोगे तो ये आ जाएगा 40,000। सेल्वेज वैल्यू आपकी 0 है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको ARR निकालना है प्रोजेक्ट एक्स का और वाई का, तो बहुत सिंपल है। ARR कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट ऑफ एक्स, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट प्रोजेक्ट एक्स का और प्रोजेक्ट एक्स का ही एवरेज इन्वेस्टमेंट लेना है। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 35,000 इंटू 100 हो जाएगा, ये आ गई वैल्यू। देन प्रोजेक्ट वाई का ARR निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट प्रोजेक्ट वाई का डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट वाई का इंटू 100 कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट करोगे? ऑब्वियसली प्रोजेक्ट वाई सिलेक्ट करोगे, बिकॉज इसका ARR जो है वो ज़्यादा है। तो आई होप न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा। अब जल्दी से हम इसकी इवैल्यूएशन कर लेते हैं कि ARR मेथड क्यों अच्छा है और क्यों अच्छा नहीं है, क्या उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स है। तो देखिए, सबसे पहले मेरिट्स तो ये है कि इजी कैलकुलेशन है, हमने करके देखा, कोई मुश्किल नहीं है, सीधा सा फॉर्मूला है, सिंपल टू अंडरस्टैंड है और इजीली यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि टोटल बेनिफिट्स ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो कंसिडरेशन में लिए जाते हैं। इसका क्या मतलब है? यहाँ देखो, एक प्रोजेक्ट अगर 4 साल के लिए रिटर्न लेता है, 5 साल के लिए देता है, 10 साल के लिए देता है, तो हम उस सारे रिटर्न को कंसिडर करते हैं। ये पॉइंट आपको तब समझ आएगा जब हम पे बैक पीरियड करेंगे। पे बैक पीरियड मेथड में सारे रिटर्न्स को कंसिडर नहीं किया जाता है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगी कि कैसे नहीं किया जाता है। तो ये एक मेरिट है इसकी कि इसमें सारे के सारे रिटर्न्स को, सारे बेनिफिट्स को कंसिडर किया जाता है। बाकी इस पॉइंट को हम तब करेंगे जब हम पे बैक पीरियड मेथड कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो डीमेरिट्स क्या हैं ARR मेथड की। पहला है कि देखो इसमें हम अकाउंटिंग प्रॉफिट यूज़ कर रहे हैं, कैश फ्लो यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अकाउंटिंग प्रॉफिट यूज़ करने के अंदर क्या डीमेरिट्स होती है। एक तो ये एम्बिगियस होता है, ठीक है, उसके बाद इसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैसे इम्पैक्ट करता है। ठीक है, रिस्क को कंसिडर नहीं करते हैं, तो वो सारी डेफिशिएंसीज इसके अंदर आ जाती है क्योंकि हम अकाउंटिंग इनकम को यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है कि इसमें साइज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम वैसे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लो एक प्रोजेक्ट है वो आपको 8% ARR दे रहा है, दूसरे का भी ARR मान लो 8% है। अब मैं तो ये कहूँगी कि दोनों प्रोजेक्ट सेम हैं, ARR मेथड तो यही कहते हैं, लेकिन मान लो ये तो आपको 10,000 रुपये के रिटर्न पे दे रहा है, ये आपको इसमें आपको 50,000 का रिटर्न लगाना पड़ रहा है। अब ये चीज़ बिजनेस को तो देखनी पड़ेगी ना कि उसके पास 10,000 रुपये हैं या 50,000 रुपये हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ये मेथड कंसिडर नहीं करता है, ये सिर्फ आपको ये बता देता है कि 8% रिटर्न आपको मिलेगा। ठीक है, वो चीज़ ठीक है कि 10,000 के ऊपर आपको मान लो 8% आप निकालोगे तो 800 रुपये रिटर्न मिलेगा, यहाँ 50,000 पे 8% निकालोगे तो आपको 4,000 रुपये रिटर्न मिलेगा। रिटर्न भी ज़्यादा है, लेकिन ये चीज़ भी तो कंसिडर करनी पड़ेगी ना कि बिजनेस के पास प्रॉफिट कितना है, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कितना है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें कंसिडर करनी पड़ती है।
इसी तरह से आप ईयर्स का भी देख सकते हो कि कितने ईयर्स में इन्वेस्टमेंट आपकी, जैसे मान लो एक प्रोजेक्ट है वो आपको 2 साल के अंदर 20% रिटर्न कमा के दे रहा है, 20% ARR है। दूसरे प्रोजेक्ट का भी 20% ARR है, लेकिन वो 4 साल में आपको कमा के दे रहा है। तो उस केस में क्या है, फिर वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाली बात आ जाती है कि मान लो दोनों ही प्रोजेक्ट 10-10 हज़ार रुपये के हैं और दोनों ही आपको 20-20% रिटर्न कमा के दे रहे हैं, लेकिन ये आपको 2 साल में कमा के दे रहा है, ये 4 साल में कमा के दे रहा है। हम ये तो देख ही नहीं रहे, हम तो ओनली ARR को कंपेयर कर रहे हैं। तो ये भी इसकी एक डीमेरिट है। तो मेरिट क्या है कि इजी कैलकुलेशन है और सारे बेनिफिट को कंसिडर करते हैं। डीमेरिट क्या है कि एक तो अकाउंटिंग इनकम को हम यूज़ करते हैं, दूसरा हम साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट को इसमें इग्नोर कर देते हैं और कितने सालों तक वो प्रोजेक्ट चलेगा उसको भी इग्नोर कर देते हैं। सो अगर मैं क्विकली समराइज करूँ, आज हमने अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड देखा। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है इसका फॉर्मूला है आपका एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, जितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ है सारे को ऐड करो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे, जो आपकी इन्वेस्टमेंट दी हुई है उसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे। अगर सेल्वेज वैल्यू नहीं है तो, सेल्वेज वैल्यू है तो हाफ और इनिशियल कॉस्ट प्लस सेल्वेज वैल्यू इसका हाफ कर दोगे। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से बना है वो मैंने आपको समझा दिया है। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा है एक बार और सुन लीजिएगा, फिर भी ना है तो एटलीस्ट फॉर्मूला आप याद ज़रूर से रखिए कि एवरेज इन्वेस्टमेंट का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतनी ही चीज़ें थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पे बैक मेथड को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।